नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी यानी दोनों लोगों को प्रदान किया गया है। दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश का पहला गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। डॉक्टर रितु करिधल कौन है? डॉक्टर रितु करिधल इसरो की वैज्ञानिक हैं। कौन है ये? इसरो की वैज्ञानिक हैं। इसरो की वैज्ञानिक हैं और इनका संबंध लखनऊ से है। कहां से संबंध है इनका? ये लखनऊ की रहने वाली हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। मंगलयान 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 और चंद्रयान 3 इन दोनों के ये निदेशक मंडल में शामिल रही हैं। ये निदेशक मंडल में शामिल रही हैं डॉक्टर रितु करिधल। ठीक है। नवीन तिवारी एक व्यवसायी हैं, एक उद्यमी हैं। ये कौन है? एक व्यवसायी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को शुरू किया गया है या शुरू की गई है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की है और इसका लक्ष्य है प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक का ऋण, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख तक का ऋण, यानी अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का ऋण इन्हें दिया जाएगा। और वो ऋण कैसा होगा? ब्याज मुक्त होगा। कैसा होगा? ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज मुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक होंगे। अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक गोपी थोटाकरा होंगे। कौन होंगे? गोपी थोटाकरा होंगे। ब्लू ओरिजन ब्लू ओरिजन स्पेस शटल के ये क्रू मेंबर में शामिल हैं। ये क्रू मेंबर में शामिल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया। कहां किया गया? अबू धाबी में। और अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात अमीरात की राजधानी है, जिसे यूएई कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती में किया है। कहां किया है? साबरमती में इस आश्रम का उद्घाटन किया है। गांधी जी गांधी जी गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम साबरमती में स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था? साबरमती में स्थापित किया था। इसे कोचरब आश्रम के नाम से जाना जाता है और इसी आश्रम का पुनर्विकास कर उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वो कहां है? साबरमती में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उन कंपनियों का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे। उसके बाद कौन आया था? डच। और इसके बाद अंग्रेज आए थे। कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज। और अंग्रेजों के बाद डेनिश। अंग्रेजों के बाद डेनिश। और इनके बाद यानी सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। और पुर्तगालियों में सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था? 1498 में 1498 में वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। और ये कहां आया था? ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। किस बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। यहां से प्रश्न बनाता है। और जिस समय ये आया था उस समय कालीकट के जो शासक थे वो जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन थे। वर्तमान में कालीकट को कोझिकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोझिकोड कहा जाता है। वर्तमान में कालीकट को कोझिकोड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट था। और इसका प्रकाशन कोलकाता यानी कलकत्ता से हुआ था। कहां से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। 1780 में। कब हुआ था? 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और इसका जो प्रकाशन किया था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम है। कौन सा है? ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। और इसे राजा महाबली के स्वागत पर मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया? यानी भारत ने कब मार्ग खोला जिससे भारत में विदेशी निवेश हो सके? तो भारत ने 1991 में एक नई आर्थिक नीति लागू की थी। नई आर्थिक नीति लागू की। और इसी नीति के तहत आर्थिक उदारीकरण के तहत एफडीआई का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस नई आर्थिक नीति को राव मनमोहन मॉडल कहा गया। राव मनमोहन मॉडल। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसीलिए इस नई आर्थिक नीति को राव मनमोहन मॉडल कहा गया। अगला प्रश्न देखिए। रामसर सम्मेलन का संबंध है। रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमि से है। किससे है? आर्द्र भूमि से है। 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर कहां है? ईरान का है। ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों से संबंधित एक सम्मेलन हुआ। और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट हैं। कितनी हैं? 85 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 85 रामसर स्थल हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, आपकी जो परीक्षा में प्रश्न बनेगा वो 82 से बनेगा। कितने से बनेगा? 82 से बनेगा। 82 रामसर स्थलों से बनेगा। 82 रामसर स्थलों से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 3 नए रामसर स्थल
3 नए रामसर स्थल अभी 2 दिन पहले यानी 14 अगस्त को घोषित किए गए हैं। कब घोषित किया गया है इनको? 14 अगस्त को घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपका पेपर बन चुका है। आपसे प्रश्न बनेगा 82 से। भारत में जो सर्वाधिक रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 16 है। और ये 16 किस हिसाब से है? 82 के हिसाब से है। अगर हम 85 की बात करेंगे तो तमिलनाडु में स्थलों की संख्या हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी? 18। और दूसरा राज्य जिसके सर्वाधिक रामसर साइट हैं वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट यानी रामसर स्थल हैं। ठीक है, और ये जो 3 नए रामसर स्थल बड़े हैं इसमें 2 तमिलनाडु के हैं और 1 मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, आपसे प्रश्न 82 से ही पूछेगा, 82 के डाटा से ही पूछेगा। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहती है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहते हुए बलिया से ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। कहां से बाहर निकलती है? बलिया से बाहर निकलती है। बलिया से बाहर निकलती है और बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, गंगा की जो लंबाई है, लंबाई 2510 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 यानी 2510 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। और उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। कितनी है? ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। और संपूर्ण गंगा की लंबाई कितनी है? 2510 यानी 2510 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? सोनभद्र में अवस्थित है। सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है। और उसी रिहंद नदी के बांध के पास एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। एक प्रश्न और क्लियर कर लीजिए, एक झील है गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर भी कृत्रिम झील है, लेकिन ये कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसका संबंध भाखड़ा नांगल बांध से है। किससे है? भाखड़ा नांगल बांध से है। भाखड़ा नांगल बांध। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और गोविंद सागर झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और इसका संबंध किससे है? भाखड़ा नांगल बांध से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों की तुलना पर 1000 पुरुषों की तुलना पर महिलाओं की संख्या, तुलना पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ये क्या होता है? क्या कहा जाता है इसे? महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या, इसे क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कहां है? जौनपुर का है। जौनपुर में है सर्वाधिक लिंगानुपात और यहां 1024 है। कितना लिंगानुपात है?
1024 है, यानी 1000 पुरुषों की तुलना पर 1024 महिलाएं हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम लिंगानुपात है वो गौतम बुद्ध नगर में है। कहां है? गौतम बुद्ध नगर में है। और यहां लिंगानुपात 851 है। कितना है? 851 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में 851। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कंपिल उत्सव का संबंध किस समुदाय से है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कंपिल उत्सव का आयोजन किया जाता है। कंपिल उत्सव आयोजित होता है, कंपिल उत्सव, और इसका संबंध जैन समुदाय से है। यानी किससे संबंध है इसका? जैन धर्म यानी जैन समुदाय से कंपिल उत्सव का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शाकुंभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? शाकुंभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर अवस्थित है। और यहां प्रतिवर्ष शाकुंभरी देवी मेला का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऊर्जा स्रोतों में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण पेट्रोलियम उत्पाद है। क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। एक चीज समझ लीजिए, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के वो स्रोत जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिनका प्राकृतिक दोहन करते हैं और उनकी मात्रा लगातार कम होती चली जाती है, उनकी मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, हम इनका जितना दोहन करते चले जाएंगे उनकी मात्रा कम होती चली जाएगी, ये अपना पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगी। तो ये जो होते हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? अनवीकरणीय ऊर्जा होती है और इनके खत्म होने की संभावना है। और नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? जिस ऊर्जा के स्रोत समाप्त नहीं होते हैं, जिस ऊर्जा के स्रोत समाप्त नहीं होंगे वह स्रोत या वह ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं या नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वेल्ड घास मैदान कहां पाए जाते हैं? वेल्ड घास मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? यहां से भी प्रश्न बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। रोम का पूर्ण रूप होगा। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी होगा। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी होगा। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, यानी पावर जाने पर इसमें जो डाटा संरक्षित रहता है वो संरक्षित बना रहता है, समाप्त नहीं होता है। एक और मेमोरी होती है रैम। कौन सी होती है? रैम। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थाई मेमोरी होती है। ये कौन सी मेमोरी होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। जब पावर चली जाती है यानी बिजली चली जाती है और कंप्यूटर चल रहा होता है तो इस मेमोरी में जो डाटा होता है वह बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है, इरेज हो जाता है। और इस रोम में जो भी डाटा संरक्षित रहता है वो संरक्षित बना रहता है, बिजली जाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। व्यापार और विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? व्यापार
और विकास रिपोर्ट व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे अंकटाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकटाड भी कहते हैं। यह जारी करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? जब संसद सत्र में नहीं होता है, जब संसद सत्र में नहीं होता है और तुरंत आवश्यकता होती है किसी कानून की, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान के अनुरूप अपने पद का पालन नहीं करते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत उनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। और अनुच्छेद 108 का संबंध संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से है। किससे है? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से है। अधिवेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है? एक बार भी लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, यह लागू हो चुका है। वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है और यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है, एक भी बार, अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। एक बार भी लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। ठीक है, राज्य आपात का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। इसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। जब राज्यों का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जाता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में है। किसमें है? चौथी अनुसूची में है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण है। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदों पर पदस्थ व्यक्तियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। वेतन और भत्ते का उल्लेख है, वेतन और भत्ते का। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। और यह मूल संविधान में शामिल नहीं थी, इसे संविधान में जोड़ा गया है। 73वें संशोधन 1992 द्वारा। कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया था। चौरी चौरा घटना क्या थी? गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ पर
पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। इस गोलियां चलाने से और लाठीचार्ज से गुस्साई भीड़ ने उस चौरी चौरा की चौकी पर हमला कर दिया और सभी पुलिसकर्मी उस चौकी के अंदर बंद हो गए और बाहर से आंदोलनकारियों ने उसमें आग लगा दी। तो उसमें जो भी पुलिसकर्मी थे वो सब उसी चौकी के अंदर मृत्यु हो गई उनकी। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत अहिंसा के आधार पर हुई थी। किसके आधार पर हुई थी? अहिंसा के आधार पर हुई थी। और ये जो घटना है चौरी चौरा की, ये 4 फरवरी 1922 की है। 4 फरवरी 1922 की ये घटना है। कब की है? 4 फरवरी 1922 की। और 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत, किस प्रस्ताव के तहत? बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है। कौन? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 112 क्या है? ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। पुलिस हेल्पलाइन। और 101 क्या है? ये अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर है। क्या है? अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर है। यानी आग की स्थिति में अग्निशमन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 101 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत में सिविल सेवा का जनक था। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था और यह 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। ये पुनः 1805 में पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, लेकिन इस बार इसकी यहीं मृत्यु हो गई और इसकी कब्र गाजीपुर में है। अक्सर आपसे पूछ लेता है, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। और ये कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत से सुधार किए, उनमें से एक सिविल सेवा है। और इसने लगान वसूली के लिए एक नई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। स्थायी बंदोबस्त क्या थी ये? इसमें जमींदारों से समझौता किया जाता था, दार किसानों से लगान वसूल कर अंग्रेजों को देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और खाली स्थान पर क्या होगा? खाली स्थान पर होगा नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। ठीक है, आप लोग यहां पे देख लीजिए, लाल और नीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में सुमेलित नहीं है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, सुमेलित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, सुमेलित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, सुमेलित है। ये यहां पे ये होगा। सीरिया की राजधानी अस्ताना नहीं है। सीरिया की राजधानी अस्ताना नहीं है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। और अस्ताना किसकी राजधानी है? पाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 28 फरवरी को ही सीवी रमन ने, किसने? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज। और इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यहां से भी आपसे प्रश्न बनाता है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, राज्य भाषा है, तो याद रखिएगा हिंदी कैसी है? हिंदी राजभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यह आप लोगों की आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।